दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध ने एक नई लाइन पार कर दी है। ईरान ने तेल नहीं, अब पानी पर हमला करना शुरू कर दिया है। कुवैत का वो प्लांट निशाने पर आया जिससे उसके देश का पूरे पानी बनता है। उसी वक्त ड्रोन, मिसाइल, धमकियां और दुनिया के दो बड़े जो समुद्री रास्ते हैं जहां से कुल मिला के पूरी दुनिया का लगभग 40 से 43% तेल जाता है, गैस जाती है, फर्टिलाइजर्स के लिए, बाकी सब सामान जाता है, वो भी बंद होने के कगार पर है। और अगर ट्रंप की उस समय सीमा को देखें तो 6 दिन बचे हुए हैं, या तो डील होगी या फिर एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तेल, पानी और पूरी दुनिया की सप्लाई एक साथ रुक सकती है। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं माफ कीजिएगा, एक आने वाली दुनिया का संकट है। नमस्कार, वीरेंद्र पुंडी न्यूज पॉइंट में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज का युद्ध का सबसे ज्यादा और सबसे गहरा बुलेटिन लेकर, सबसे ताजा। दरअसल अगर अमेरिका और ईरान की इस जंग के 32वें दिन में हम देखें तो एक महार एयरलाइंस का जो प्लेन जला है अमेरिका के हमले में, वो उसका रिश्ता हिंदुस्तान से था, क्योंकि ये विमान मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली आने वाला था, क्योंकि इसका मकसद था भारत से जो सहायता इस वक्त दी जा रही है, खासतौर से दवाइयों और जरूरी राहत सामग्रियों को लेकर, वो वापस जाना था। लेकिन इस पर अमेरिकी हमले में ये धू धू करते हुए जलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दूसरी जो खबर थी कि यूरोपियन यूनियन ने अभी मानवाधिकार से जुड़े जो प्रतिबंध ईरान पर लागू थे उनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये 13 अप्रैल 2027 तक जारी रहेंगी और इसके मुताबिक जो भी जिन लोगों पर और संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लगा है वो यूरोप के देशों में यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनकी संपत्तियां जब्त या फ्रीज रहेंगी। इसके अलावा ईरान को ऐसे उपकरण भेजने पर भी रोक रहेगी जिनका इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने या उनको दबाने के लिए काम किया जाता है। दरअसल ईरान के एक हमले ने आज हम अपने ज्यादा, चूंकि मैं यात्रा में हूं, लेकिन इसीलिए आपके पास हम लोग इसको एक छोटा सा प्रिसाइज रखते हुए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो इस युद्ध में दिख रही हैं जिन पर नजर डालनी जरूरी है, उनके साथ शुरू करते हैं। आज हम अपना विश्लेषण देते हैं, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी सीमा पार की है जिसे तेल कभी पार नहीं करता। उसने पानी पे हमला कर दिया। ईरान का जो हमला हुआ है कुवैत के दोहा वेस्ट पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हुआ था। ये वही प्लांट है, याद कीजिए, जिसमें हमने कल बताया था कि एक भारतीय कर्मचारी की मौत भी हुई है और भारी नुकसान हुआ है। कुवैत अपने पीने के पानी का 90% हिस्सा डीसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने पर निर्भर है। अरब खाड़ी के तटों पर 400 से अधिक प्लांट दुनिया का जो कुल डीसैलिनेटेड पानी है उसका 40% ये उत्पादन करते हैं। अटलांटिक काउंसिल ने इस पर चेतावनी दी है कि जो खाड़ी क्षेत्रों का 90% पानी है उसमें से 56 जो प्लांट है, सिर्फ ये सारा डिसैलिनेटेड पानी उन्हीं में पैदा होता है। अब ये केवल ऊर्जा का युद्ध नहीं दिख रहा है, ये पानी का युद्ध भी हो गया है और पानी का कोई विकल्प नहीं है। आपके पास ऊर्जा के शायद कोई विकल्प आप ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी का तो कोई विकल्प नहीं, क्योंकि इसका कोई रणनीतिक भंडार भी नहीं बनाया गया। तेल के भंडार हैं, आप तेल कम ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई नहीं है। और इसके कमी के बचाव के लिए कोई वायदा कारोबार भी नहीं है, उसका कोई बाजार भी नहीं है। और यही सबसे खतरनाक तरफ घुसना है युद्ध का। रात भर में ये बढ़ा हुआ तनाव केवल पानी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में उसके जो निशाना बना रहे थे ड्रोन और मिसाइलों को बीच में रोका है। इजराइल ने तेहरान पर फिर से दोबारा एक हमलों की लहर शुरू की गई है, जिसमें तेहरान का सुरक्षा कमांडर हसन जादेह मारा गया है। हौती विद्रोहियों की अब चेतावनी शुरू है कि अगर अभी जो प्लेन खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का अभियान शुरू होगा और तो वो बाब अल मंडेब को बंद करने का पूरा प्लान और पूरी तैयारी के साथ हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, जो एक पूरा इस पर युद्ध पर सबसे सटीक जो है एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से, उन्होंने कहा होर्मुज और बाब अल मंडेब अगर ये दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं तो इस बात की संभावनाएं 20 से 25% तक आंकी गई है, यानी काफी ठोस संभावना है। और यदि ऐसा होता है तो स्वेज से लेके मलक्का तक का पूरा समुद्र एक ऐसे क्षेत्र में बदल जाएगा जहां कोई बीमा कंपनी हाथ नहीं रखना चाहेगी और बिना बीमा के कोई
भी शिप जो है इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। ये रात भर का तनाव है और एक ही रात में एक पूरा खेल बदल गया ईरान के उस हमले के साथ ही। ट्रंप का जो विरोधाभासी बयान है हम लगातार देख रहे हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान हमारे साथ तेल भेज रहा है, वो सहमत हो रहा है, सम्मान कर रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ईरान ने नहीं माना तो हम उसके सारे तमाम पावर प्लांट उड़ा देंगे, उसके तेल स्रोत को अपने कब्जे में ले लेंगे। यानी वो ये सब चीजें एक के बाद एक हमले में कर रहे हैं। वो कोई भी लाइन उनकी अभी तक क्लियर होती नहीं दिख रही, और अब दुनिया का लगभग हर एक्सपर्ट ये मान चुका है कि अमेरिका वो टाइम बाई कर रहा है जिसमें वो खर्क आइलैंड पर कब्जा करने के लिए मैक्सिमम फोर्स को वहां मूव कर सकता है, जो उसकी खाड़ी में ताकत है। तो उन्होंने इसके अलावा मार्को रूबियो ने एक बड़ा वो दिया गया है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मैक्सिमम ऑप्शनलिटी है और उसके बाद हम लोग सिर्फ ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 अप्रैल आने में कुल आपने देखा 6 दिन बचे हैं और यही वो तारीख है जब ट्रंप ने ईरान के लिए, ये लास्ट दिन है जिसको होर्मुज खोलने के लिए तय किया है ट्रंप ने। ईरान चूंकि जिस तरह से हम लोग कह चुके, ये पैटर्न साफ बताता है कि हर 6 अप्रैल की समय सीमा को हर एक हमला और करीब जा रहा है और खाड़ी के नागरिक बुनियादी ढांचों पर ईरान जो हमला कर रहा है वो खर्ग पर हमले की दलील को और मजबूत कर रहा है। यानी एक लड़ाई जो दूसरी लड़ाई के लिए मैदान तैयार कर रही है, यह हो रहा है। जिस दिन भी ये स्ट्रेट बंद रहता है उस दिन तेल की सप्लाई नहीं होती, उसी दिन हीलियम भाप बनकर उड़ रही है, खाद की शिपिंग नहीं हो पा रही है और बीमा की स्थिति कोई भी सामान्य नहीं हो पा रही है। तो ये जो एक के साथ एक बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि युद्ध किसी समाधान की तरफ नहीं जा रहा, ये एक फेज से ट्रांजिट हो रहा है। यानी इसका ट्रांजिशन है, जो कूटनीतिक विराम जो बातचीत है उसके अलग है। सोमवार को 20 टैंकर या ईस्टर तक खर्ग पर जो हमला, ये सब बातें भविष्यवाणियों के तौर पर नहीं थी, ये सब वो रास्ते हैं जिन पर ये संकट दिख रहा है, यानी आके बिछ रहा है। और अब जो है पोली मार्केट पर जो वेल्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि अब हमले की संभावना 68% सेंट तक हो गई है। यानी एक जो पूरी लड़ाई है वो पानी की तरफ बढ़ रही है, जो तेल से शुरू हुई अब वहां तक बढ़ चुकी है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जो होर्मुज के बंद अगर कभी होने की स्थिति में खाड़ी देशों ने कुछ आपातकालीन रास्ते बनाए थे, उन सभी को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक हबसान फुजराह पाइपलाइन का निर्माण ठीक इसी स्थिति से निपटने के लिए 2012 में किया गया था कि कभी ऐसा हुआ तो वहां ये होगा, तो तब हम एक ऐसा बाईपास बना सकते हैं जिससे कि इसके बंद होने से एक अल्टरनेट रास्ता तैयार हो। ये 380 किलोमीटर का बाईपास था जो अबू धाबी के कच्चे तेल को प्रतिदिन 1.5 मिलियन से 1,80,00,000 मतलब 18 लाख मिलियन बैरल की मात्रा को सीधे ओमान की खाड़ी तक पहुंचाता था। ये पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट से बच के निकलता है, लेकिन एक तरह की ये बीमा पॉलिसी भी थी। ये बुनियादी ढांचा था जो इस बात की गारंटी देता था कि अगर ईरान कल को कोई स्ट्रेट हॉर्मुज बंद भी कर देता है तो फिर वो यहां से यूएई का तेल निर्यात जारी रहेगा। लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई, चाहे वो ईरान ने की चाहे वो दूसरी, अब ये साफ हो गया कि इस पाइपलाइन पर भी जो 2 पंपिंग स्टेशन है उन पर आग लग चुकी है। और ईरान ने इसी बीमा पॉलिसी पर, यानी एक ऐसा सिस्टम जो अल्टरनेट तैयार किया गया था, उस पर भी हमला किया है। ये कोई एक अकेला दुकेला हमला नहीं, बल्कि बाकायदा सुनियोजित अभियान है। 3 मार्च को ड्रोन के मलबे से फुजेरा एयर टर्मिनल में आग लगी थी। ये पाइपलाइन का अंतिम पड़ाव था, जहां 15 टैंक फार्मों में कुल 70 मिलियन बैरल का भंडारण मौजूद है। 14 और 16 मार्च को फिर फुजेरा में इसमें ड्रोन से अटैक हुए लगातार, और जिसके चलते टैंकर की लॉन्डिंग का काम रोकना पड़ा। ईरान ने दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन टैंक पर हमला किया, जिससे मध्यम पूर्व का ये सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बंद हो गया। ईरान ने शाह गैस क्षेत्र पर हमला किया। ईरान ने ओमान के सलालाह जो बंदरगाह उस पर हमला किया। ईरान ने कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया। ईरान ने एलएनजी हब रस लासान पर हमला किया। यानी जो भी सारी कवायद खाड़ी के देशों ने कभी
हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना विकल्प तैयार करने में की थी, जो भी वो बनाया था, जो भी सुविधाएं विकसित की थी, जो 30 दिन के भीतर ही ईरान ने अपने हमलों से उसको खत्म कर दिया। और अब एक ही रास्ता बचता है, वो है सऊदी अरब का पूर्व पश्चिम की लाइन जो है, जो लाल सागर के स्थित यानबू तक जाती है। हम लोग इस पर एक डिटेल पहले कर चुके हैं। ये 1200 किलोमीटर का लंबा एक खुला रेगिस्तानी मार्ग है, जिस पर कई ऐसे पंप मौजूद हैं जो हमलों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हुती विद्रोहियों ने 28 मार्च को जो इस युद्ध में शामिल होते वक्त एक चेतावनी दी थी कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करना हमारे पास है उन विकल्पों में से एक है। यदि लाल सागर वाला निकास मार्ग भी यानी एग्जिट भी बंद हो जाता है तो ये खाड़ी देशों का अंतिम बाईपास है जो खत्म हो जाता है। खाड़ी देशों का संपूर्ण वैकल्पिक बुनियादी ढांचा, जिसको तैयार करने में 40 साल और सैकड़ों अरब डॉलर लगे थे, ईरान के ड्रोनों ने उसको निष्क्रिय कर दिया है एक हद तक, और सिर्फ इतनी कीमत जितनी की एक टोयोटा कार की कीमत से भी कम है। और हूती की मिसाइलें जिन्हें खाड़ी के सबसे गरीब देश से दागा गया है, इन्होंने सबसे ज्यादा कीमती विकल्प को खत्म कर दिया। ईरान की जो युद्ध नीति है वो हवाई युद्ध जीतने की नहीं लगती, वो ऐसा कर भी नहीं सकता। उसके 70% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बेकार हो चुके, उसकी नौसेना पूरी तरह तबाह है। लेकिन अगर तेहरान ये साबित कर दे कि खाड़ी के तेल का हर मॉलिक्यूल, चाहे वो हॉर्मुज से हो या उसके आसपास से, ईरान या उसके प्रॉक्सियों के हथियारों की जद में है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसके पास उसके कितने बचे हैं और कितने नहीं। संदेश जो है सैन्य से नहीं है, संदेश बीमा संबंधी है। बीमा बाजार ऐसे एक भी रास्ते को सुरक्षित नहीं मानता है जिस पर एक हमला पिछले 6 महीनों में हुआ हो। हर एक जोखिम मॉडल को एक घटना के साथ अपडेट किया जाता है, और चूंकि जो एग्जिट प्लान है उसमें आग लग चुकी है। अब जब आग लग चुकी तो जो बाईपास का भी बीमा है उसका प्रीमियम उतना ही हो गया जितना हॉर्मुज का है, तो ये सब कुछ जो है फिर परेशानियां खड़ी करता है। अगर हम इसको देखें, खाड़ी के देशों ने सब कुछ सही किया। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने पाइपलाइनें बनाई, उन्होंने वैकल्पिक पोर्ट्स डेवलप करने में अपना इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 40 साल से इस हॉर्मुज वाले दृश्य की परिकल्पना करके तैयारी शुरू की थी। लेकिन 30 दिन में ईरान के हमलों ने यह साबित कर दिया कि परिदृश्य के लिए तैयारी करना और उससे बच निकलना ये एक बात नहीं है, बल्कि तैयारी में यह मान लिया गया था कि दुश्मन कभी भी इन इमरजेंसी एग्जिट्स को जलाने की सोचेगा नहीं। लेकिन दुश्मन ने ऐसा करके दिखा दिया है और इसके चलते ये सब कुछ होता हुआ चल रहा है। एक हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे निकलने का रास्ता क्या हो। तो एक आदमी जिसे इराक में अमेरिकी सेना ने अबू गरेब जेल में डाल दिया था आतंकी बनाकर, जिसने अलकायदा की सीरियाई शाखा को तैयार किया था, जिसने तुर्की से इदलिब जाने वाले टर्कों से वसूली का रैकेट चलाया था, और जिसने 16 महीने पहले बशीर अल असद की पूरी सरकार को सत्ता से हटा दिया। आज उसी शख्स को पूरी दुनिया में अब एक ऐसे उसके तौर पर जा रहा है जो यूरोप के सामने 1973 के बाद के सबसे बुरे ऊर्जा संकट के समाधान के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। अहमद अल शरा, जिसका जन्म का नाम अहमद हुसैन अल शरा था, जिसे कुछ युद्ध के समय में जब वो ISIS का आतंकी हुआ करता था, जिसके ऊपर $1 करोड़ का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था, तब उसे अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। वो 2025 जनवरी से सीरिया का अब राष्ट्रपति है। पिछले मई में रियाद में उससे डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाया था। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को उसने संबोधित किया था। जनवरी में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष वॉन डेयर से मिले थे। और इस महीने जब यूरोप में गैस की कीमतें 70% बढ़ गई हैं, होर्मुज जो स्ट्रेट है उसमें 138 जहाजों की बजाय सिर्फ 9 जहाज गुजरे हैं, तो वो यूरोप को एक चीज पेश कर रहा है जिसे यूरोप इतने कम समय में खुद नहीं बना सकता। खाड़ी से भूमध्य सागर के बीच में एक जमीनी रास्ता जो ईरान के नियंत्रण वाले हर चौक पॉइंट को बाईपास करता है।
इस रास्ते का नाम है ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, जो 1947 से 1950 के बीच में अरामको कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है सऊदी, उसने सबसे लंबी दुनिया की तेल पाइपलाइन के तौर पर इसको बनाया था। सऊदी अरब के अब के तेल क्षेत्रों से लेबनान के सिदोन बंदरगाह तक 1214 किलोमीटर लंबी ये लाइन थी। ये जॉर्डन और सीरिया से होकर गुजरती है। इसे स्वेज नहर को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी अधिकतम क्षमता जो है 5 लाख बैरल तक पहुंच गई थी। मतलब इसकी जो अधिकतम क्षमता है ये 5 लाख बैरल थी। ये 3 दशकों तक चालू रही, जब तक कि 1983 में लेबनान के गृह युद्ध के कारण इसे बंद नहीं किया गया। 30 साल से ये फिर बाद में चली और फिर इसे बंद कर दिया गया। अब अल सारा इसे शुरू करने की बात कर रहा है। इस प्रस्ताव का समय देखिए कितना शानदार है। यूरोप ने आपातकालीन उपायों के तहत अपने गैस भंडारण को 90% से घटाकर 80% किया, ताकि 10% को वो मार्केट में ला सके और रेट को कंट्रोल कर सके। यूरोपियन संघ के देश आपातकालीन कर कटौती पर भी और इस बात पे बहस कर रहे हैं कि क्या बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाए। 28 फरवरी के बाद से अब तक वहां कीमतें गैस की 70% बढ़ चुकी है। अब इसी हताशा के माहौल में एक जिहादी, जो पूर्व जिहादी है, वो भूमध्य सागर तक जाने वाली पाइपलाइन का रास्ता और एक ऐसा बजट दिखाता है जो लगभग 3 गुना बढ़कर $10.5 अरब का हो गया, और जिसका मुख्य केंद्र जो है ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा है। यहां वो बात नहीं कि जो कोई कौन कह रहा है, चूंकि ये आदमी यूरोप के चोक पॉइंट के संकट को हल का जो प्रस्ताव दे रहा है, वो चौक पॉइंट पर नियंत्रण करना भी चाहता है। इदलिब में अल सरा ने हर एक तुर्की से विद्रोही क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक ट्रक पर कर लगाया था। उसी पैसे से इसने असद को सत्ता से बेदखल करने का जो सैन्य अभियान चलाया था उसका पोषण किया। रसद, टोल वसूली, बुनियादी ढांचे के नियंत्रण के दम पर इसने सीरिया को कब्जा किया, उस पर जीत हासिल की। अब वो महाद्वीपीय स्तर पर उसी मॉडल का प्रस्ताव दे रहा है कि सीरिया खाड़ी की जो ऑयल है, यानी जो भी खाड़ी की ऊर्जा है, और यूरोपीय उपभोक्ताओं के बीच में एक चौक पॉइंट में बना सकता हूं, और वहां दमिश्क उसका टोल वसूलेगा, जो लारक द्वीप पर इस समय ईरान युआन में वसूल रहा है। 1947 में स्वेज नहर को बाईपास करने के लिए ये अरामको कंपनी की पाइपलाइन 2026 में होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए प्रस्तावित की जा रही है। अब ये जो है प्रस्ताव देना वाला व्यक्ति जो है, इस अर्थशास्त्र को मुझे लगता है किसी भी जीवित राष्ट्राध्यक्ष या अर्थशास्त्री से बेहतर समझता है, क्योंकि उसने राष्ट्रपति बनने से पहले 1 दशक तक इसी तरह के एक टोल नाके का रेवेन्यू से एक देश की सरकार बदल दी थी। क्या ये सीरिया इसको पार कर पाएगा? नहीं, ये तो एक अलग सवाल हो सकता है, क्योंकि बुनियादी उसका ढांचा भी युद्ध से पूरी तरह तबाह है। प्रतिबंध अभी आंशिक रूप से हटे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक उसके पुनर्निर्माण पर $216 बिलियन खर्च होंगे। नई सीरियाई सेना मिलिशियाओं के एक संघ की तरह काम कर रहे हैं, और उसमें स्थिरता, राजनीतिक जो स्थिरता है, अभी भी बहुत नाजुक है। लेकिन यह प्रस्ताव जो है 2026 की वास्तविकता के बारे में कुछ तो खुलासा करता है। जब अमेरिका द्वारा कैद किया गया एक अलकायदा का पूर्व सदस्य यूरोप को ऊर्जा की ऐसी जीवन रेखा प्रदान कर सकता है जिसको यूरोप इस समय ठुकराने की स्थिति में नहीं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था का पतन तो नहीं हो रहा, वो पहले ही समाप्त हो चुकी। अब पाइपलाइन का संचालन कभी अमेरिका की जेलों में बंद रहा, कैदी कर रहा है, मतलब अबू गरीब में रहा, वह तो पहले से ही समाप्त हो चुकी है। पाइपलाइन इस स्ट्रेट को बाईपास करती है, और स्ट्रेट ऐसी चले, एक ऐसी संस्था ऐसी मुद्रा में पैसा ले रहा है जो कुछ दिन पहले तक चलन में भी नहीं थी, यानी चीन के युआन में वो पैसा वसूल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं उसके बाद 12 बजे के बाद ही वहां पहुंच पाऊंगा असम में। उसके बाद फिर हम लोग कोई और वीडियो कहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।